हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एंट्रोपी चेंज फॉर अ यूनिवर्स। यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया, 1 kg ऑफ मिल्क को 1 kg ऑफ वाटर के साथ मिक्स किया। मिल्क का टेम्परेचर मान के चलिए T1 है और वाटर का टेम्परेचर कितना है, T2 है। जब दोनों को मिक्स किया जाएगा तो एक फाइनल टेम्परेचर रीच होगा जो कि इन बिटवीन इन दोस टेम्परेचर, इन दोनों के बीच का टेम्परेचर रीच होगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल T1 का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और T2 का टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा फाइनल टेम्परेचर 100 से ज्यादा नहीं होगा और 30 से कम नहीं होगा। तो 100 और 30 के बीच में ही हमारा क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर होगा। ओके, तो इसमें हम एंट्रोपी चेंज निकाल रहे हैं। एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं और इसमें हम ये जो एग्जांपल ले रहे हैं, ये एग्जांपल किसके लिए है, लिक्विड के लिए है। किसके लिए, लिक्विड के लिए। और लिक्विड के लिए एंट्रोपी चेंज या सॉलिड के लिए एंट्रोपी चेंज कैसे कैलकुलेट की जाती है, फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करते हैं, ds इज इक्वल टू mcln T2 बाय T1। ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर अ लिक्विड एंड एंट्रोपी चेंज फॉर अ सॉलिड। अगर मुझे एंट्रोपी चेंज निकालना है मिल्क के लिए तो मैं मिल्क के लिए भी ये फॉर्मूला लगाऊंगा। एंट्रोपी चेंज अगर मुझे वाटर के लिए निकालना है तो मैं वाटर के लिए भी यही फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए, मान के चलिए हमने इसको मिक्स किया और मिल्क का टेम्परेचर ज्यादा है और वाटर का टेम्परेचर कम है, तो मिल्क अपनी हीट को लूज करेगा और वाटर हीट को क्या करेगा, गेन करेगा। अगर हम लॉसेस को नेग्लिजिबल माने तो ये हम बोल सकते हैं कि जितनी मिल्क हीट लूज करेगा उतनी ही हीट वाटर क्या करेगा, गेन करेगा। ओके, तो यहां पर हम एक फॉर्मूला लगा रहे हैं कि हीट लॉस बाय मिल्क is equals to heat gain by water. Okay, heat loss by milk is equals to heat gain by water. heat loss by milk, हीट लॉस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हीट लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है वो क्या होता है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। अगर आपको कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करना है तो वर्क ट्रांसफर क्या होता है, जीरो। हीट ट्रांसफर चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम सीवी डेल्टा टी। लिक्विड है तो सीपी और सीवी ऑलमोस्ट सेम रहेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं एम सी मिल्क के लिए, ओके, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर देखिए, ये आपका फाइनल टेम्परेचर है और इनिशियल टेम्परेचर कितना था, T1। तो T1 की वैल्यू डेफिनेटली किससे ज्यादा होगी, TF से ज्यादा होगी और T2 की वैल्यू डेफिनेटली TF से क्या होगी, कम होगी। सिंपल सी बात है, अभी आपको मैंने बताया 100 और 30 को मिक्स कर रहे हैं तो फाइनल टेम्परेचर 100 से ज्यादा नहीं होगा, 100 से कम ही रहेगा। फाइनल टेम्परेचर 30 से कम नहीं होगा, 30 से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। तो T2 की वैल्यू TF से कम है और T1 की वैल्यू TF से ज्यादा है, तो इसको हम यहां लिख सकते हैं। कौन सी वैल्यू किसमें से माइनस करनी है, T1 माइनस TF। हीट गेन बाय वाटर MCW का मतलब वाटर, MC डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या है हमारा, TF माइनस T2। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपना फाइनल टेम्परेचर। अगर हम ये मान लें कि जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वाटर की और मिल्क की वो आपस में क्या है, बराबर है लगभग, तो यहां से TF की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या निकल कर आएगा, T1 माइनस TF इज इक्वल टू TF माइनस T2। तो ये निकल कर आ रहा है T1 प्लस T2 इज इक्वल टू TF। तो TF की वैल्यू क्या आ रही है, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया आपके पास TF की वैल्यू, फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू। अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है मिल्क के लिए एंट्रोपी चेंज फॉर अ मिल्क, एंट्रोपी चेंज फॉर अ मिल्क, तो फॉर्मूला हम क्या लगा रहे होंगे, मास ऑफ मिल्क, स्पेसिफिक हीट ऑफ मिल्क। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होगा, ln T2 बाई T1। ln T2 का मतलब फाइनल टेम्परेचर, ओके, T1 का मतलब इनिशियल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर मिल्क का कितना था, T1,
और फाइनल टेम्परेचर मिलकर कितना है TF। ओके, एंट्रोपी चेंज फॉर अ वाटर, वाटर के लिए एंट्रोपी चेंज MCW ln फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय इनिशियल टेम्परेचर। ओके, ये एंट्रोपी चेंज मिल्क के लिए आया और वाटर के लिए आया। जब हमने इसको मिलाया तो यूनिवर्स की एंट्रोपी में भी कुछ चेंज आया होगा। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, DS यूनिवर्स इज इक्वल टू DS सिस्टम प्लस DS सराउंडिंग, ये फॉर्मूला है। अगर आपको यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज चाहिए तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग के एंट्रोपी में कितना चेंज आया। जहां पर हम ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे तो ये हमारा क्या है, सिस्टम है, इसके बाहर क्या है, सराउंडिंग है। हमने ये मान लिया कि इसको मिक्स करते हुए किसी भी तरह का एनर्जी लॉस नहीं हुआ। अगर एनर्जी लॉस होता तो सराउंडिंग की भी एंट्रोपी में क्या आ जाता, चेंज आ जाता। जैसे हमने मिल्क और वाटर को मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद टेम्परेचर चेंज हुआ, मिल्क और वाटर आपस में मिल गए तो एक फाइनल टेम्परेचर रीच हुआ। मिल्क की एंट्रोपी में भी चेंज आ गया, वाटर की एंट्रोपी में भी चेंज आ गया। हमने ये माना कि एटमॉस्फेयर में कोई हीट बाहर की तरफ नहीं गई, एटमॉस्फेयर में किसी भी तरह से हीट रिलीज नहीं हुई। अगर एटमॉस्फेयर में हीट रिलीज हो जाती तो उसकी एंट्रोपी में भी क्या आ जाता, चेंज आ जाता। तो सराउंडिंग के एंट्रोपी में चेंज प्लस सिस्टम के एंट्रोपी में चेंज, अगर हम इसको प्लस करेंगे तो यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज कितना आया हमें समझ में आ जाएगा। क्योंकि यूनिवर्स किससे मिलकर बना होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग से। सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम प्लस कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, यूनिवर्स। तो हम इन दोनों को प्लस कर दें, प्लस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, यूनिवर्स के एंट्रोपी में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम प्लस करते हैं, इसको प्लस करके लिखते हैं, देखिए इक्वल्स टू MCM ln TF by T1 मिल्क ln TF by T1 प्लस MCW ln TF by T2। ओके, ये फॉर्मूला है किसका, चेंज इन एंट्रोपी फॉर अ यूनिवर्स। ओके, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमने इन दोनों को MCM और MCW को क्या मान लिया, सेम, तो सेम अगर हमने मान लिया तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, DS इज इक्वल टू MC मल्टीप्लाइड बाई log M प्लस log N, log M इंटू N, तो इसको हम लिख सकते हैं ln TF इंटू TF का स्क्वायर डिवाइडेड बाय T1 इंटू T2। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि T1 और T2 तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा किससे बड़ी होगी, एक से बड़ी होगी। यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा एक से बड़ी होगी, क्योंकि इस कैलकुलेशन से हमें समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर है? तो DS की वैल्यू मतलब यूनिवर्स में जो चेंज इन एंट्रोपी है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, चाहे प्रोसेस किसी भी तरह से हो रही हो। ओके, प्रोसेस कैसी भी हो, यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ओके, जिससे कि अगर कोई भी सिस्टम, जैसे कि IC इंजन की मैं बात करूं, इंटरनल कंबशन इंजन, जो बाइक या जो स्कूटी आप चला रहे हैं, एक प्रोसेस हो रही है। ओके, उस प्रोसेस में से सिस्टम पे भी इफेक्ट हो रहा है और बाहर सराउंडिंग पे भी इफेक्ट हो रहा है। तो बाहर कंटिन्यूअसली उसकी एंट्रोपी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई प्रोसेस हो रही है तो उस प्रोसेस के लिए यूनिवर्स में जो एंट्रोपी चेंज होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और 0 से बड़ा होगा। अगर कोई प्रोसेस ऐसी हो रही है कि एंट्रोपी में चेंज नेगेटिव आ गया यूनिवर्स का, तो ऐसी प्रोसेस या ऐसा सिस्टम बनना असंभव है। यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। यूनिवर्स की एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव होगी। इस एग्जांपल से हमने ये समझा है। ओके, इसमें सिंपल एक एग्जांपल लिया और उसमें देखा है कि यूनिवर्स की, हमें वैल्यू से मतलब नहीं था, हमें फॉर्मूले से मतलब नहीं है। ओके, फॉर्मूला तो आप सिस्टम की एंट्रोपी और सराउंडिंग की एंट्रोपी को उठाकर प्लस कर दीजिए, आपको यूनिवर्स की एंट्रोपी मिल जाएगी। अब वो चाहे लिक्विड हो, गैस हो, सॉलिड हो, हमने फॉर्मूला निकाल के रखा है। यूनिवर्स की एंट्रोपी के लिए कोई रेडीमेड फॉर्मूला नहीं है।
ये फॉर्मूला, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि आपको यूनिवर्स की एंट्रोपी में चेंज चाहिए, तो सिस्टम और सराउंडिंग एंट्रोपी को आप क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। अभी इस केस में सराउंडिंग एंट्रोपी 0 थी, सिस्टम की एंट्रोपी को हमने उठाकर प्लस कर दिया। इससे कंक्लूजन ये निकाला कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा और हमेशा 0 से बड़ी होगी। प्रोसेस कुछ भी हो, हमेशा यूनिवर्स की एंट्रोपी कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, एनर्जी निकल रही है, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या हो रही है, मॉलिक्यूल्स अपने आप में एनर्जी क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो यहाँ की रैंडमनेस बढ़ती चली जा रही है। जितनी भी प्रोसेस हो रही है, बाहर के मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस कंटिन्यूअसली क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती जाएगी अगर प्रोसेस कुछ भी हो रही हो। ये एंट्रोपी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।